परिवार। ये कहानी है रमा नाम की औरत की। उसके 3 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम सुनीता था, उसकी शादी हो चुकी थी। और 2 बेटे थे, पंकज और सुरेश। उन दोनों की भी शादी हो गई थी। बड़ी बेटी की तो एक बेटी भी थी, उसका नाम सुकन्या था। बहुत बड़ा और भरा पूरा परिवार था। रमा के पति की एक छोटी सी फलों की दुकान थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर अचानक रमा के पति सोए और अगले दिन उठे ही नहीं। वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूरे परिवार के साथ रहने से रमा इस हादसे को भुलाकर अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहने लगी। एक दिन रमा घर की सफाई कर रही थी, तभी पंकज आता है और बोलता है, माँ, धंधे के सिलसिले में मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ दिनों में लौट आऊंगा। बगल के चौधरी के यहाँ से आप फोन करवा लेना, उनको मेरा नंबर पता है। तब तक सुरेश तो आपके साथ है ही, और मैं सोच रहा था कि सीमा को भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा शहर वो भी घूम लेगी। बेटा तू जा, और मेरी देखभाल के लिए सुरेश तो है ही। पंकज और सीमा फिर शहर के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों तक तो पंकज से फोन पर बात होती रही। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पंकज का फोन लगना बंद हो गया। रमा बहुत परेशान हो गई, उसे चिंता होने लगी। पंकज को गए 4 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन चौधरी जी घर पर आए और बोले, अरे सुनीता की अम्मा, पंकज का फोन आया था। बोल रहा था माँ को बताने को कि उसको धंधे में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। शहर में धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। उसने वहाँ एक घर ले लिया है, अब वो वहीं रहेगा। कभी कभी गांव भी आ जाया करेगा। अरे रमा, अब मुझे नहीं लगता तेरा बेटा पंकज अब तेरे साथ रहेगा भी। अब तो तू उसे भूल ही जा। अरे चौधरी जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे बेटे की तरक्की हो रही है। मेरा आशीर्वाद है वो शहर में खूब नाम कमाए। आपको झूठ मूठ में ही ऐसा लग रहा है। आप चिंता मत करिए, वो वापस आ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ना ही पंकज का फोन आता और ना ही उसकी कोई खबर मिलती। रमा दिन रात अपने बेटे की राह देखती रही। एक दिन उनका छोटा बेटा सुरेश उनके पास आता है और बोलता है, माँ, आप बहुत उदास लग रही है। क्या बात है माँ? शायद आप भैया को याद कर रही है। चिंता मत करिए माँ, वो आ जाएंगे और उन्हें फिर अपना धंधा भी तो देखना है। और ये सब छोड़ो माँ, मैं खुश खबर लाया हूँ। मैंने नौकरी के लिए फॉर्म डाला था और मेरे नाम से एक लेटर आया है। मेरी नौकरी लग गई है। वो मुझे रहने के लिए घर भी दे रहे हैं, पर नौकरी शहर में लगी है माँ, पुणे में। मैं एक काम करता हूँ, ऋतु और मैं पहले जाते हैं, फिर सारी व्यवस्था करके आपको भी अपने साथ ले चलेंगे। और जब तक आपको लेने नहीं आते, तब तक सुनीता दीदी यहाँ आ जाएगी। मैंने सुनीता दीदी से बात किया है। क्या कहती हो माँ, मैं जाऊँ ना? अरे बेटा सुरेश, जब सब तुमने पहले से सोच ही लिया है तो जाओ, अब मैं क्या ही कहूँ। सुरेश और ऋतु अब शहर चले जाते हैं। बहुत दिन हो गया था, पर अब तक उनकी बेटी सुनीता नहीं आई। वो बगल के चौधरी के यहाँ जाती है और अपनी बेटी के पास फोन लगाने को बोलती है। तब रमा सुनीता से बोलती है, अरे बेटी, कैसी हो? वो तू घर आने वाली थी ना? सुरेश बता रहा था कि तू आने वाली है। कब आ रही है? मेरा यहाँ अकेले मन भी नहीं लग रहा। अरे माँ, आपको किसने बोला कि मैं आने वाली हूँ? और मैं नहीं आ सकती, घर में इतना काम है, और वैसे भी सुकन्या की पढ़ाई है, और उसके पापा रोज ऑफिस जाते हैं। घर के सब काम अगर मैं नहीं रही तो कौन करेगा? आप इंतजार करिए, भैया आ ही जाएंगे। इतना कह के फोन कट हो जाता है। रमा चुपचाप घर चली आती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। दवाई तक के पैसे भी नहीं थे। वो आशा लगाई रहती कि उनके बेटे जरूर आएंगे। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और पंकज को तो 3 साल। ना कोई फोन आता और न ही कोई हाल पूछता। अपने बेटों की राह देखते देखते रमा चौखट पे ही सो जाती। पर एक दिन चौखट पे सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। वो अपने बेटों की राह देखते देखते चल बसी। सीख जिस माँ ने अपना सारा जीवन अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया।
उस माँ का बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं रहता। जो माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उनको हम क्षण भर में भुला देते हैं। जिसने हमें चलना सिखाया, जीवन जीना सिखाया, बड़े होने के बाद वो हमें बोझ के समान लगते हैं। बुढ़ापा एक कड़वा सच है जो हर किसी के जीवन में आता है, उससे कोई बच नहीं सकता। अपने माता पिता की कदर करे और बुढ़ापे में उनका सहारा बने, जिससे वे खुशी खुशी अपने अंतिम समय को जी पाए। जाते जाते उनके होठों पर एक मुस्कान हो और आशीर्वाद देते देते जाए, न कि अपने बच्चों की राह देखते देखते। चुगलीखोर पड़ोसी। ये कहानी है लखनऊ शहर के एक छोटे से कॉलोनी के दो पड़ोसी घर की। गुप्ता जी और शर्मा जी, दोनों घरों के बीच इतने मिठास भरे संबंध थे कि मानो वो दो नहीं एक ही परिवार हो। अब इतनी मिठास होगी कहीं तो जलने वाले प्राणी का होना बड़ा ही स्वाभाविक है। ऐसे ही दोनों परिवारों से जलने वाला एक नटवरलाल सोनार था। उसके मन में दोनों परिवारों के प्रति बड़ा ही जलन था। बस कैसे भी उन लोगों के बीच झगड़ा लगवाना चाहता था। गुप्ता जी का एक बेटा था, सूरज। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष की हो चुकी थी, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वही शर्मा जी की बेटी थी, आरती। उसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। कई बार दोनों के लिए रिश्ता देखा जा चुका था, पर पता नहीं कैसे रिश्ता कट जाता। एक दिन की बात है, नटवरलाल गुप्ता जी के यहाँ जाता है। गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी, कहाँ है? अरे नटवरलाल भाई साहब, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? ज्यादा कुछ खास नहीं, एक बात बतानी थी आपको। आपको ये बताना था कि एक तो यहाँ सूरज की उम्र 35 वर्ष हो चुकी है और अब तक सूरज की शादी नहीं हुई। क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे किसका हाथ है? मतलब भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बताइए। ध्यान दीजिए गुप्ता जी, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। मुझे ये देख के बहुत बुरा लगता है कि आपके पड़ोसी होके शर्मा जी ऐसा क्यों करते हैं। अरे गुप्ता जी, आपको भनक तक नहीं लगती, और शर्मा जी आपके घर आने वाले हर रिश्ता को तुड़वा देते हैं। पता नहीं आपके सूरज के बारे में कौन कौन सी बुराइयों का बहाना देते होंगे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मुझे नहीं पता था कि शर्मा जी आपसे इतना जलते हैं। भला सूरज ने उनका क्या बिगाड़ा है? आपको याद है कैसे बचपन में सूरज और आरती की तुलना करते थे? मैंने तो ये भी सुना है, कहते हैं जब तक उनकी आरती की शादी नहीं हो जाती, वो सूरज की शादी नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, शर्मा जी ऐसा नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे नहीं गुप्ता जी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आपको भरोसा नहीं होता तो खुद सोचिए, आखिर क्यों हर रिश्ता शुरू में हाँ बोलता है और फिर बाद में मना कर देता है? आखिर क्यों अभी तक सूरज की शादी नहीं हुई? आप खुद सोचिए। और वैसे भी जहां तक मुझे पता है, वो केवल आपसे जलते हैं। इन्हीं सब चिकनी चुपड़ी बातों में नटवरलाल गुप्ता जी को फंसा देता है और उन्हें भड़का देता है। धीरे धीरे नटवरलाल गुप्ता जी को शर्मा जी के खिलाफ भड़काते जाता है। दिन प्रतिदिन शर्मा जी की चुगली करता, बुरा भला बोलता, और गुप्ता जी को लगता था कि नटवरलाल उसके बारे में अच्छा सोचता है और उन्हें शर्मा जी के साजिश के बारे में बता रहा है। एक दिन नटवरलाल अपनी पत्नी से बोलता है कि अरे सुनती हो, लगता है अब ये गुप्ता और शर्मा के बीच बड़ा झगड़ा होकर रहेगा। मैंने ऐसा तड़का लगाया है कि पूछो मत। अब बस शर्मा के यहाँ थोड़ा मिर्च मसाला छिड़कना बाकी है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नटवरलाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। किसी के बीच झगड़ा लगाना गलत है। आप ये सब मत करिए। अरे तुम चुप रहो, तुमको क्या पता दुनियादारी के बारे में। इतना कह के नटवरलाल वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी शांति की बात बिल्कुल नहीं सुनता। अब वो शर्मा जी के घर जाता है। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, अरे भाई हमें भूल गए हैं क्या? अरे नहीं भाई साहब, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। बैठिए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? वो बात ये थी कि आपके और गुप्ता जी के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? बड़ा ही बुरा भला बोल रहे थे आपको और कह रहे थे कि आप ही हैं जो उनके सूरज की शादी नहीं होने देते। मैंने सोचा भला आप क्यों सूरज की शादी नहीं होने दोगे? कहने लगे आप उनसे बहुत पहले से ही जलते हो। बड़े ही गुस्से में बोले,
अब मैं भी उनकी आरती की शादी कहीं नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही शर्मा जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, आज से गुप्ता के यहाँ से बातचीत बिल्कुल बंद। बस नटवरलाल जो चाहता था वो हो गया। दोनों घरों के बीच उसने कड़वाहट पैदा कर दी। अब दोनों घरों में बहुत झगड़ा होने लगा, बातचीत तक बंद हो गई। एक दिन की बात है, सूरज गुप्ता जी यानी अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा मेरी हालत बहुत खराब है। मेरी नौकरी पिछले 3 महीने से छुटी हुई है। मैं आपको नहीं बताता था क्योंकि आप परेशान हो जाते। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर खर्च तक के पैसे अब मेरे पास नहीं है। अरे बेटा, इतनी बड़ी बात थी और तुमने मुझे नहीं बताई। देखो बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बिना दिक्कत मुझसे बताया करो। मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे तुम्हारी शादी के लिए, वो ले लो। जब तक नौकरी नहीं लग जाती मैं भी कोई काम देखता हूँ। इतना सुनते ही सूरज रोने लगता है। फिर ऐसे ही दिन बीतता जाता है। सूरज को अब तक कोई काम नहीं मिला। इतनी परेशानी होने के बाद भी गुप्ता जी ने शर्मा जी से कोई मदद नहीं मांगी। उधर शर्मा जी भी बहुत उदास रहते थे। उन्होंने बातचीत भले ही बंद की हो, पर कहीं न कहीं उन्हें ये झगड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, सूरज ऐसे ही बैठा था, तभी एक फोन आता है और पता चलता है कि गुप्ता जी का एक्सीडेंट हो गया है। नटवरलाल की पत्नी शांति ने गुप्ता जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया। सूरज अपनी मां के साथ भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि गुप्ता जी को ट्रक वाले ने ठोक दिया है। बहुत खून भी बह गया है। जल्दी से उनके ब्लड ग्रुप के खून का इंतजाम करना होगा, पर इत्तेफाक से ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। सूरज बहुत टेंशन में हो गया और रोने लगा। तभी शांति बोलती है कि मैं जानती हूँ ओ पॉजिटिव ब्लड कहाँ मिलेगा। शर्मा जी की पत्नी का ओ पॉजिटिव ब्लड है। मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। शांति शर्मा जी के घर जाती है और सारी बात बताती है और उनको हॉस्पिटल चलने का आग्रह करती है। ये सारी बात सुनकर शर्मा जी सारे अपने पुराने झगड़े को भूलकर तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइम पर गुप्ता जी को ब्लड मिलने के कारण उनकी जान बच जाती है। शर्मा जी और उनकी पत्नी हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। तभी गुप्ता जी उनसे बोलते हैं, अरे शर्मा जी, मेरी जान बचाकर आप यूं ही जा रहे हैं, कम से कम धन्यवाद बोलने का मौका तो दीजिए। इसी बात पर दोनों परिवारों में बातचीत फिर शुरू हो जाती है। फिर कोई गलत फहमी ना हो इसलिए शांति उनसे बोलती है, देखिए, मैं आप सबसे अपने पति की तरफ से माफी मांगती हूँ। आप लोग के बीच जो कोई बात पे झगड़ा हुआ है वो सब मेरे पति की चाल थी। वो आप लोगों से बहुत जलते हैं। मैंने बहुत समझाया पर वो नहीं समझे। किसी की कोई गलती नहीं है। मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगती हूँ। शांति सबको पूरी बात समझाती है। शर्मा जी और गुप्ता जी एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तब गुप्ता जी बोलते हैं, शर्मा जी, इसमें हमारी भी गलती है। हमें एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए था कि हम एक दूसरे के प्रति ऐसे विचार ला ही नहीं सकते। नटवरलाल जैसे बहुत लोग हैं जो दूसरों की मित्रता को देखकर जलते हैं। हम उन्हें तो समझा नहीं सकते और हमारे भरोसे की नींव ही कमजोर थी। इसीलिए नटवरलाल अपनी साजिश में कामयाब हो गया। आज से हम वादा करते हैं, कोई भी गलतफहमी होगी तो हम एक दूसरे से बात करके उसे सुलझा देंगे। सीख, हम लोग उन लोगों को तो नहीं बदल सकते जो दूसरों से जलते हैं, लेकिन हाँ, हमें एक दूसरे पर भरोसे को कायम रखना होगा। जलने वाले बहुत मिलेंगे, रिश्तों में खोट डालने का प्रयास बहुत लोग करेंगे, लेकिन अगर वो इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो इसमें हमारी भी गलती होगी। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और दूसरों की बातों में आने से बचना होगा।